प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है उपपद विभक्ति। अब यहाँ हम यह देखेंगे कि उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उपपद विभक्ति क्या है, उपपद विभक्ति की जानकारी से हमें कौन कौन से लाभ होने वाले हैं, इन सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। छात्रों, जब भी हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें विविध पंक्तियां मिलती हैं जिसमें हम सामान्य अर्थ निकालते हैं तो अर्थ निकालने में समस्या होती है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए हमें उपपद विभक्ति की जानकारी आवश्यक है। तो आइए देखते हैं उपपद विभक्ति क्या है। यहाँ उप, पद और विभक्ति, ये तीन शब्द हमारे सामने आ रहे हैं। तो पहले इस तरफ से देखते हैं, विभक्ति क्या है। विभक्ति को साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कारक चिन्ह, परंतु व्याकरण के दृष्टिकोण से विभक्ति वह है जो हमें कारक एवं संख्या दोनों का बोध कराती है। कारक के अनुसार विभक्तियां 7 हैं, संबोधन को जोड़ दें तो 8 हैं। विभक्तियों का प्रयोग हम लोग कारक चिन्हों के आधार से करते हैं, इसलिए कुछ लोग विभक्ति का अर्थ बताते हैं कारक चिन्ह। परंतु कारक चिन्ह और विभक्तियों की जानकारी से ही हमारा काम नहीं चलता है, क्योंकि कुछ ऐसे पद आते हैं जिनके कारण विभक्तियां बदल जाती हैं। तो यहाँ देखते हैं पद। पहले हमने देखा विभक्ति, अब देखते हैं पद। किसी पद विशेष के कारण विभक्तियां बदल जाती हैं। कब बदल जाती हैं? तो जब कोई पद आता है तो उसके कारण विभक्तियां बदलती हैं। तो यहाँ लगा है उप। उप का अर्थ है समीप। पद के समीपता के कारण सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली विभक्तियां बदल जाती हैं। इसे हम उदाहरण के अनुसार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम यदि देखें वाक्यों में, तो यदि कोई वाक्य हम हिंदी का लेते हैं और उसका संस्कृत वाक्य बनाते हैं, तो हिंदी के शब्दों का प्रयोग जब संस्कृत में करते हैं और विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें और किसी विशेष पद के कारण जो विभक्तियां बदल जाती हैं उसमें अंतर पाया जाता है। एक है हिंदी वाक्य, सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं। हम सामान्य रूप से इसका अनुवाद बनाएंगे तो मार्गस्य, दोनों ओर के लिए अभितः, पेड़ हैं तो वृक्षाः सन्ति। परंतु यहाँ एक पद है अभितः। अभितः के आने के कारण मार्गस्य नहीं होकर यह हो गया मार्गम। यह द्वितीय विभक्ति यहाँ हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ है पद अभितः। ऐसे ही प्रति, प्रति का अर्थ है की ओर। की ओर, यह विद्यार्थी सोच करके, सुन करके यह समझ जाते हैं कि यहाँ तो की है, तो की होने के कारण यहाँ संबंध कारक होगा और यहाँ षष्ठी विभक्ति होगी। परंतु यहाँ जो एक पद आया प्रति, तो इस प्रति के कारण विद्यालय में षष्ठी ना लग करके द्वितीय हो जाती है। अब देखेंगे कि विभिन्न पदों के कारण विभक्तियां भी विभिन्न हो जाती हैं। पृथक पृथक विभक्तियों का प्रयोग हम करते हैं। अब जैसे अभितः, परितः, उभयतः, प्रति, अनु, धिक, निकषा, विना, इन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः का अर्थ है दोनों ओर, परितः का अर्थ है चारों ओर, उभयतः का भी अर्थ है दोनों ओर, प्रति का अर्थ है की ओर, अनु का अर्थ है पीछे, धिक का अर्थ है धिक्कार है, निकषा का अर्थ है नजदीक, विना का अर्थ है के बिना। तो इन पदों का प्रयोग जब हम लोग करते हैं
तो यहाँ हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, भले ही षष्ठी विभक्ति का अर्थ आता हो, लेकिन षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक का चिन्ह का प्रयोग भले ही हिंदी में हो, भले ही उसका अर्थ यदि निकालें तो संबंध कारक लगता हो, लेकिन हम यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे पद हैं जिनके आने के कारण तृतीया विभक्ति हो जाती है, जैसे सह, साकम, सार्धम, समम। ये आप देख रहे होंगे कि बीच में इस प्रकार का जो चिन्ह दिया हुआ है, तो सह का अर्थ है साथ, साकम का अर्थ भी है साथ, सार्धम या समम, इन चारों ही पदों का अर्थ होता है साथ। विना, यहाँ भी आ गया, विना का अर्थ है के बिना। हमने देखा कि द्वितीया में भी विना का प्रयोग था और यहाँ तृतीया में भी है। अलम, अलम का अर्थ है पर्याप्त, अलम का अर्थ है किसी बात से किसी को रोकना, निषेध के लिए, और सदृश का अर्थ है समान। अब आगे जब हम लोग देखेंगे कि अलम का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में भी होता है, लेकिन अभी हम यहाँ तृतीया विभक्ति में देखेंगे। अलम चिंतया अद्य वर्षा न भविष्यति, चिंता मत कीजिए या चिंता मत करो, आज वर्षा नहीं होगी। तो यहाँ हमने देखा कि अलम पहले ही लगा दिया, लेकिन उसके कारण यहाँ पर चिंतया, यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई। संस्कृत में यह एक विशेषता है कि इसमें पद कोई भी कहीं भी हो सकते हैं, आगे पीछे से कोई अंतर नहीं पड़ता है। पद का जो चुनाव हो, पद जो चयन हो, वो पद चयन सही होना चाहिए। सह मया सह पठति, यहाँ हमने देखा कि वह मेरे साथ पढ़ता है। एक बार फिर से बताऊं कि मेरे, सामान्यतः मेरे का संस्कृत होता है मम, लेकिन मम सह नहीं होकर के मया तृतीया विभक्ति यहाँ लग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सह या एक पद आया, इस कारण से यहाँ तृतीया विभक्ति हो गई। तो इस प्रकार से इन उपपद विभक्तियों का प्रयोग हमें जानना आवश्यक है, और इसका प्रयोग 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं हर कक्षाओं में इसका प्रयोग हमें पाठ्य पुस्तक में मिलता है, और उपपद विभक्तियों के प्रयोग से पाठ्य पुस्तकों को समझना अधिक सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है। इसलिए हमें उपपद विभक्तियों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से देखना चाहिए और समझना चाहिए। फिर आगे की विभक्तियों से संबंधित प्रयोग हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।